ओके, तो तृतीया विभक्ति देखने के बाद हम बढ़ते हैं चतुर्थी विभक्ति एक वचन के ऊपर। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का कवि और गे ये प्रत्यय हमने लगाया। एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान देनी है कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी ये जो चार विभक्तियां हैं, उन चारों विभक्ति में स्टार्टिंग में जो ग है इसका हम लोप करते हैं। और इसी वजह से ये चार विभक्ति जो है इन्हें पाणिनि जी ने गीत कहा हुआ है, या ये जो चार प्रत्यय है उनको उन्होंने गीत कहा है, क्योंकि हर विभक्ति के प्रत्यय में हम ग का इत करते हैं, उसका लोप करते हैं, तो चारों को उन्होंने कॉमन नाम दे दिया गीत, जो आगे हमने इस सूत्र में अप्लाई करना है। इस वजह से गीत मतलब क्या ये हमें जानना जरूरी है कि जहाँ पे ग को इत किया जाता है, कैंसल किया जाता है, तो उस प्रत्यय को हम गीत ऐसा कहेंगे, जो चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी का है। तो अभी आते हैं चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में। तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का सूत्र हमें कहता है गे ऐड करो। लशक व तद्धित सूत्र अप्लाई किया, जो पहले भी हमने देखा था कि ल, श और क, ख, ग, घ, ङ इनका हम लोप करेंगे। तो हमने ग का लोप किया, वो गीत हो गया, बचा अभी ए। अभी एक नया सूत्र आता है घेर नीति। ये घेहे गीति सूत्र के काशिका वृत्ति में कहा है घी संज्ञकस्य अंगस्य। अगर प्लस साइन के पहले घी संज्ञा का अंग है, अभी घी संज्ञा यानी कि कवि और भानु, इकारांत और उकारांत, तो उसके आगे गीत प्रत्यय परे, अगर गीत प्रत्यय है यानी चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी का एक वचन है, तो क्या करना है, हमें गुणादेश करना है, हमें उसका गुण करना है। किसका गुण करना है? घी का गुण करना है। यहाँ पे घी कौन सा है? कवीय शब्द घी है। तो कवीय शब्द में एंडिंग में जो ई है उसका हम गुण करेंगे। हमें गुण संधि में देखा कि गुण किसे कहते हैं? अदेंग गुण, हाँ, यानी कि अ, ए और ओ, इन तीनों को हमने क्या संज्ञा दी है? पाणिनि ने गुण संज्ञा दी है। तो ई किसके साथ सिमिलर है? ई अ के साथ सिमिलर तो नहीं है, ई ओ के साथ भी सिमिलर नहीं है, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान बहुत अलग है। ई का उच्चारण स्थान है इचु यशान नाम तालु, तो अ वाला नहीं बैठेगा, वो कंठ है। ओ वाला भी नहीं बैठेगा, वो ओष्ठ है। तो हमें ए चाहिए, क्योंकि एदे तो हो कंठ तालु, तालुए वर्ण या तालुए उच्चारण स्थान कॉमन है। इस वजह से ई का गुण करने के लिए कहा, तो ई का अ नहीं कर सकते, ई का ओ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान अलग है। तो ई का क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी ए करना पड़ेगा। तो कवि में जो एंडिंग में ई है उसका हम ए करेंगे, तो क्या बन गया? कवे बन गया। कवे ए। अभी हमने फिर से ये अयादि संधि करके एक स्वर प्रकरण में संधि देखी थी, अयादि संधि, एचो यवायावह, ये सूत्र उसके लिए लगता है। ये सूत्र हमें कहता है कि ए के आगे अगर स्वर है तो हम ए का क्या करेंगे? अय करेंगे, अय करेंगे, ए का क्या होगा? अय होगा। तो इस वजह से कवे में जो ए है उसका हमने अय कर दिया, तो हमारा हो गया कवय। ए ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करने के लिए कुछ सूत्र की जरूरत नहीं है, क्या बनेगा? कवये। मतलब कवये में कितना आसान है, सिर्फ हमें ई का ए कर दिया तो एचो यवा याव से अय हो जाता है, और अय ए अये, कवये। भानु का भी थोड़ा वैसे ही होगा क्या? भानु का भी सेम वैसे ही होगा, सिर्फ यहाँ पे ई है तो भानु में ऊ है। भानु के ऊ का अगर आप गुण करेंगे, ऊ का गुण क्या होगा? अभी ऊ ओष्ठ से निकलता है, तो उसके लिए ए नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो तालव्य है, हमें ओ चाहिए। तो ऊ का गुण क्या होता है? अदेंग गुण हमें से ओ होता है, तो ऊ का ओ कर दीजिए। भानु का क्या बन जाएगा? भानो बन जाएगा। और उसके आगे ए है, अभी ओ का एचो यवा यावा सूत्र बोलता है कि ओ का तो अव होता है, तो भानो अ, भानव अ, भानव ए, भानवे। जैसे कवये है सेम भानवे है, देखिए कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ई का ए करके अय कर दिया, ऊ का ओ करके अव कर दिया। इस वजह से पैरेलल चलते हैं एकदम, इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो हमने यहाँ पे कवये देखा, आप मुनये कर सकते हैं,
ऋषय कर सकते हैं और साथ में भानवे भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ पे ई का आपको ए और अय करना है, वहां पे आपको उ का ओ करके अव करना पड़ेगा, बस इतना आसान है। ठीक है, तो एक बता रहे हैं, दूसरा क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया एक वचन। अभी आते हैं द्विवचन में। द्विवचन जैसे पहले भी देखा, तृतीया चतुर्थी पंचमी कोई तकलीफ नहीं है, जस्ट भ्याम इस वर्ड को जोड़ना है, कविभ्याम, मतिभ्याम, भानुभ्याम, वारिभ्याम, एकदम रेडीमेड तैयार हो जाएगा हमारा। तो चतुर्थी द्विवचन हो गया। अभी आते हैं चतुर्थी बहुवचन में। चतुर्थी बहुवचन है कविभ्य, भानुभ्य। तो चतुर्थी बहुवचन का प्रत्यय है हमारे पास भ्यस, भ्यस प्रत्यय है। इस वजह से हम देखते हैं कि सभी के एंडिंग में हमें भ्य भ्य मिलता है, कविभ्य, भानुभ्य, सभी के एंडिंग में भ्य है, क्योंकि यहाँ पे भ्यस प्रत्यय है। कुछ काम हमें नहीं करना है, जैसे हमने स का विसर्ग किया था, एक वचन में भी किया था, तृतीया बहुवचन में भी भिस का स का विसर्ग किया था। तो ऋत्व विसर्ग की जो प्रक्रिया है, जो हमने कवि ही एक वचन में की, वही प्रक्रिया हमने तृतीया बहुवचन में की, वही यहाँ पे भी करेंगे। चतुर्थी बहुवचन पंचमी बहुवचन में करेंगे। क्या है वो प्रक्रिया? स सदुषो हो रूह से हम स का रू करते हैं, उपदेश अच अनुनासिक इत से वो जो ऊ, जो अनुनासिक ऊ है उसका लोप करके सिर्फ र रखते हैं, और खरवसानयो हो विसर्जनीय से र का विसर्ग करते हैं। तो हमारा होता है भ्य, कविभ्य, कविभ्य, भानुभ्य, भानुभ्य, वारिभ्य, वारिभ्य। ठीक है, तो चतुर्थी बहुवचन यहाँ पे हो गया। पंचमी देख लेते हैं, और फिर आगे कुछ होगा डाउट वगैरह तो वो क्लियर करेंगे। तो चतुर्थी भी आसान है। अभी आते हैं पंचमी। एक अच्छी बात है, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन कवि और भानु के टेबल का सेम है। कवे है, कवे है, भानो हो, भानो हो। तो यहाँ पे एक बार देखने के बाद हमें फिर से नया देखने की जरूरत नहीं है, वही चीज कवि हमारा ओरिजिनल वर्ड है। और पंचमी, यस, और पंचमी एक वचन का, यहाँ पे पंचमी एक वचन में गसी प्रत्यय लगता है। यहाँ पे गलती से गसोहो हो गया है, होता है गसी प्रत्यय, गसी। हाँ, वो गलती से यहाँ पे गसोहो हुआ है, गसी होना चाहिए। तो हमने गसी ऐड किया। अब प्रत्यय में हमें चाहिए सिर्फ अस, तो एंडिंग का ई भी हम निकाल देंगे। उपदेश अच अनुनासिक इत से गसी में जो ई है उसको यहाँ पे जो हमें ई दिख रहा है, इस ई का हमने लोप कर दिया, उपदेश अच अनुनासिक इत से। बचा क्या? गस बचा, गस। गज भी नहीं चाहिए हमें, तो अस चाहिए। तो फिर से हमारा जो सूत्र था लशक व तद्धिते, लशक व तद्धिते सूत्र से हमने क्या किया, ये ग को निकाल दिया। ग को निकाल दिया, ये क्या हो गया? गीत हो गया। का मतलब ये क्या हो गया? गीत हो गया। इसको गीत कहते हैं चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के एक वचन के प्रत्यय जहाँ पे ग का इत होता है, उन सभी प्रत्ययों को हम गीत कहेंगे। हाँ, तो ये भी गीत हो गया। लशकवत अद्वितीय से मिला हमें सिर्फ अस मिल गया। अभी यहाँ पे घेर नीति, ये सूत्र जो अभी अप्लाई होता है, ये सूत्र क्या कहता है कि आपको गुण करना चाहिए। तो कवि में जो ई है उसका हम गुण करेंगे। ई का गुण अभी हमने देख लिया, क्या होता है? ए होता है, दोनों तालव्य है, इस वजह से ई का हमने ए कर दिया, गुण हो गया। अभी कवि, कव, ए, अस, यानी कि कवे, अस, इस तरह से कंडीशन है। कवे और अस, ये कंडीशन है। यहाँ पे गलती से कोई क्या करेगा, एचो यवा यावा सूत्र अप्लाई करने लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है। एचो यवा यावा सूत्र अयादि संधि करने के लिए पूरा चांस है यहाँ पे, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल सूत्र दिया है ना, तो यहाँ पे एक का हम अय नहीं करने जाएंगे जैसे हमने पहले किया, ऐसा यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये सूत्र हमें उसको रोकता है। कौन सा सूत्र है? गसी गसोश्च, यानी कि गसी और गस, यानी कि पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन, दोनों के लिए सूत्र अप्लाई होता है। गसी कहाँ पे लगता है?
पंचमी एक वचन में, और गस कहाँ पे लगता है? षष्ठी एक वचन में। षष्ठी एक वचन का प्रत्यय है गस। आगे देखेंगे हम क्या है। और ये सूत्र हमें क्या कहता है, ये नीचे पढ़ते हैं उसके काशिका वृत्ति में। इंग वर्णात, एओंग उसके बाद, अनंतरम उसके बाद अगर गसी प्रत्यय आता है, या तो गस प्रत्यय आता है, गसी प्रत्ययस्य गस प्रत्ययस्य च। गसी प्रत्यय पंचमी का है, गस प्रत्यय षष्ठी का है। तो उन दोनों का क्या करना है? अकार अग्रे आगच्छति, तो उसके आगे अकार आता है। ये देखिए यहाँ पे अकार है, राइट। तो अकार का हमें क्या करना है? पूर्व परयो एक पूर्व रूप आदेश। तो फिर से हमारी जो पूर्व रूप संधि दे हमने की थी, पहले भी की थी और स्वर संधि प्रकरण में भी हमने देखा था, तो हम पूर्व संधि करेंगे। पूर्व संधि में क्या होता है? पूर्व रूप करना है। पूर्व रूप संधि में तो पर रूप कैंसल हो जाता है। तो पर रूप का जो अ है वो कैंसल हो गया, क्योंकि पूर्व रूप करना है, तो अ कैंसल हो गया जो हमने पहले भी किया था अम में, वही यहाँ पे भी करना है। तो क्या रहेगा हमारा? कवे रहेगा और उसके आगे सिर्फ स रहेगा, और तो कैंसल हो जाएगा। तो हमारा रहेगा क्या? कवे और स, यानी कि कवेश रह जाएगा, कवेश। अभी स का विसर्ग करना तो हमें आता है, हमने अभी 2-3 बार देख लिया। तो जो ऋत्व विसर्ग की प्रक्रिया है, इससे हम क्या करेंगे? कवेश में जो स है उसका विसर्ग करेंगे और हमें विसर्ग मिलेगा, तो हमें मिलेगा कवे है। षष्ठी एक वचन में भी सेम प्रक्रिया है, सेम सूत्र लगेंगे। गस प्रत्यय षष्ठी में लगता है, तो सेम प्रक्रिया। इस वजह से हम देखते हैं कवे है पंचमी षष्ठी, भानो हो पंचमी षष्ठी। भानु का टेबल में भी अभी इकारांत हो गया, उकारांत का भी ट्राई कीजिए अपने प्रैक्टिस के लिए। उकारांत में क्या है? ई का ओ करना है, गुण करना है। तो उकारांत में जो भानु वर्ड है, भानु का ऊ होता है, उसका ओ क्या, उसका गुण होगा भानो। तो भानोस बनेगा हमारा, भानोस। और भानोस में स का विसर्ग करके हमें भानो हो ये वर्ड आसानी से मिल सकता है। किस तरह से? दोनों काफी आसान और दोनों सिमिलर है, यह भी हमें यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, तो पंचमी एक वचन इस तरह से हमें है। पंचमी द्विवचन के ऊपर फिर से कोई मेहनत नहीं है, हमें भ्याम प्रत्यय को एज इट इज लगाना है और हमारा कविभ्याम भानुभ्याम मिलता है। पंचमी बहुवचन में भी अभी जो हमने देखा, चतुर्थी बहुवचन में सेम प्रक्रिया करनी है, क्योंकि दोनों के लिए भ्यस प्रत्यय है। इस वजह से चतुर्थी पंचमी दोनों के एंडिंग में हमें भ्य मिलता है। कविभ्य कविभ्य, पंचमी और चतुर्थी। भानुभ्य भानुभ्य, चतुर्थी पंचमी। तो भ्यस में जो स है उसका हम ऋत्व विसर्ग की प्रक्रिया से, अभी वो प्रक्रिया में डिटेल में नहीं बताता हूँ, क्योंकि अभी हम 2-3 बार रिवाइज हो गई है वो। तो उससे हम विसर्ग करेंगे और हमारा कविभ्य ये सूत्र या फिर ये रूप सिद्धि, ये रूप हमारा मिलेगा। तो हमारा पंचमी बहुवचन इस तरह से हुआ। अभी चतुर्थी पंचमी में अगर किसी को डाउट पूछ लीजिए, फिर से एक गैप लेते हैं, किसी को ट्राई करना होगा साइड में आपका, में फिर से पंचमी एक वचन का कवे है ही मिल गया, तो वो फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, फिर से तो फिर से क्लियर हो जाएंगे एक बार। जैसे पंचमी एक वचन में कवे है किया, उसी तरह से षष्ठी एक वचन में भी कवे है। क्या है? कवि के आगे गस प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? गस प्रत्यय, यहाँ पे दिखाया है उन्होंने, गस प्रत्यय। ठीक है, गस में हमें क्या चाहिए? अस चाहिए। तो हमें क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? लशक से क्या करेंगे? यहाँ पे उपदेश्य अच अनुनासिक इत की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? लशक व तद्धिते से ये आप कैंसल कर दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। लशक व तद्धिते से हम क्या करेंगे? सिर्फ अस करेंगे, यानी कि ग का लोप करेंगे। ग का लोप किया यानी कि ये क्या हो गया? गीत हो गया। हमने पहले ही देखा था कि चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एक वचन के प्रत्यय गीत होते हैं, क्योंकि उसमें ग का लोप होता है। तो आगे घेर नीति ये सूत्र अप्लाई होता है, जैसे हमने चतुर्थी में किया। ये सूत्र क्या कहता है हमें कि घी संज्ञा के आगे अगर गीत प्रत्यय आए, यानी चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी के एक वचन के प्रत्यय आए, तो गुण करो। ई का गुण होता है ए। ओके, तो ए हो गया। और घसी में कहता है ये पंचमी एक वचन का घसी प्रत्यय आए या फिर षष्ठी एक वचन का घस प्रत्यय आए,
फिर भी आपको क्या करना है, दोनों के जगह पे पूर्व रूप एकादेश करना है। पूर्व रूप एकादेश में क्या होता है, पूर्व रूप बचता है और पर रूप कैंसिल हो जाता है। इस वजह से ये जो कवे में जो ए था, ये ए ऐसे ही रह गया और अस का अ चला गया। भानु होगा तो भानु में ओ रह जाएगा, अ निकल जाएगा, और इसी वजह से अ निकलने के बाद हमें मिलेगा सिर्फ स। तो हमारा उत्तर क्या होगा, कवेश ऐसा होगा, कवेश। कवेश में जो स है उसकी रुत्व विसर्ग प्रक्रिया करेंगे तो स का विसर्ग बनेगा। नीचे वाले सूत्र हम फॉलो करेंगे जो हमने बहुत बार रिपीट किए, तो हमें कवेह मिल जाएगा। भानु का भी सेम प्रक्रिया है, भानु में सिर्फ फर्क कितना है, भानु में उ है तो हमें उ का क्या करना, तो हमें मिलेगा उस का स का विसर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा ओहो। इस वजह से होता है भानु हो। दोनों काफी आसान है और दोनों सिमिलर भी है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर जो उपदेश अच अनुनासिक इत है ये सूत्र कट कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में हम कट कर देंगे इसमें से, लेकिन आप अपने यहाँ पे कट कर लीजिए, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ओके, हाँ चाहिए तो मैं षष्ठी एक बार कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं डाउट हुए वो लेता हूँ। ओके, तो अभी आते हैं षष्ठी के द्विवचन में। और एक अच्छी बात है, षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन भी सेम है। कव्यो हो, भानवो हो। तो जब हम एक बार देखेंगे वही दूसरे बार रिपीट करना है, एक काफी आसान है क्योंकि रिपीटिशन बहुत है। तो किस तरह से कव्यो होता है ये देखिए। षष्ठी के द्विवचन का प्रत्यय लगा ओस, गस ओस आम षष्ठी। गस के बारे में अभी देख लिया, ओस के बारे में भी देखना है। ओस जहां जहां याद रखिए, जहां जहां एंडिंग में स हलंत मिलता है और उसका विसर्ग करना है, तो उसको आपको यही हमें प्रक्रिया फॉलो करनी है रूत्व विसर्ग की, जो हम एक वचन में करते हैं, देवः कवि भानु, यही है। मतलब पाणिनि जी ने विसर्ग ऐसे नहीं कहा, पाणिनि जी ने स कहा। उस स का विसर्ग करने के लिए 3 सूत्र लगाएंगे तो हमारा विसर्ग तैयार हो जाएगा। तो हर जगह पे वही है। भिस में भी सेम है, भिहि। भ्यस में भी सेम है, भ्यः। ओस में भी सेम है, ओहो। हमें यहाँ पे ओहो चाहिए, तो हमने क्या किया, फिर से वो रुत्व विसर्ग की प्रक्रिया फॉलो की और ओस का न कर दिया। ओस है, ओस का हमने क्या किया, ओहो कर दिया, ओहो। तो अभी हमारा कैसे हो गया, कवि ओहो। एकदम आसान है। ई के आगे अगर कोई भी स्वर आता है तो हमें पता है हम यण संधि करते हैं, ई का य बन जाता है। उसके लिए सूत्र है इको यणची, स्वर संधि प्रकरण में हम पढ़ते हैं ये सूत्र। तो हमने ई का ओ कर दिया, ई का य कर दिया, तो कवि का क्या बन गया, कव्य बन गया, कव्य। और उसके आगे ओहो तो रेडीमेड है ही, कव्यो हो, जो षष्ठी द्विवचन में भी है, सप्तमी द्विवचन में भी। मतलब यहाँ पे कुछ नया नहीं है, जस्ट हमें इको यणची से यण संधि करनी है। ऋतु विसर्ग तो ऑलरेडी हमें आता है, तो बस एक अलग है। भानु के टेबल में भी सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। भानु में जो उ है, उसका उ का हम क्या करते हैं, व करते हैं। उ का यण क्या है, व है। भानु का क्या बन जाएगा, भानव बन जाएगा। ओहो रेडीमेड है बाजू में, ऋतु विसर्ग से ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा भानवो। षष्ठी सप्तमी द्विवचन में सेम है। ठीक है, तो कव्यो हो षष्ठी द्विवचन सप्तमी द्विवचन, भानवो हो षष्ठी द्विवचन सप्तमी द्विवचन, सेम है। अभी आते हैं षष्ठी के बहुवचन में। क्या है, कवि नाम या भानु नाम, ये हमें करना है। तो षष्ठी के द्विवचन के लिए, सॉरी षष्ठी के बहुवचन के लिए हमारे पास प्रत्यय है आम, गस ओस आम षष्ठी। तो षष्ठी के बहुवचन में हमें हर वक्त आम मिलता है। ओके, कवि नाम, मरुताम, जगताम, माला नाम, हर जगह पे आम है। तो आम लगा दिया हमने। अभी हमें आम नहीं चाहिए, हमें तो नाम चाहिए। मतलब बीच में कहीं से न लाना पड़ेगा, कहीं से तो न लाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा न लाना पड़ेगा। जहाँ जिन्होंने व्यंजन संधि यानी कि हल संधि जो भी अभी हमने कंप्लीट की है, वहां पे हमें पता है कि इसके लिए कोई ना कोई आगम होता है। पाणिनि जी उसके लिए टुक आगम,
कित आगम, टुक टुक, ऐसे अलग अलग, गमुट आगम, ऐसे अलग अलग आगम देते हैं। थोड़ा सा हम अगर हल संधि के साथ रिलेट करना चाहे कि कहाँ पे एक न या ग कहीं पे ऐड होता है, इसका मतलब एक आगम ऐड हुआ, तो यहाँ पे फिर से एक न आगम ऐड हो जाएगा। हम ये हल संधि में काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आम के आगे एक न आगम ऐड हो जाएगा, उस न आगम को नुट आगम कहा जाता है। नुट आगम कहा जाता है। तो नुट आगम करने के लिए एक सूत्र है, ह्रस्व नद्यापो, यानी कि नदी आपह नुट, ह्रस्व नद्यापो नुट, इस सूत्र का डिजोलेशन है ह्रस्व नदी आप, इनके आगे हमें क्या करना है, नुट आगम करना है। ह्रस्व यानी कि देव शब्द और वन शब्द, इस वजह से देव का बहुवचन देखिए, देवानाम। आम तो कॉमन है, बीच में न आ गया ना देवा नाम के लिए, तो नुट आगम ह्रस्व के लिए। ह्रस्व वाले कौन से वर्ड है, अकारांत या इकारांत। ओके, तो देव होगा, वन होगा, कवि, मति, ओके, या फिर नदी, नदी नहीं, कवि, मति, वारी, भानु, ऐसे जो रस्व वाले वर्ड है ये इसमें आ गए। नदी मतलब क्या, नदी मतलब नदी का टेबल नहीं, नदी इसका मतलब है कैपिटल ई और कैपिटल ऊ, इनको नदी बोलते हैं। जैसे स्मॉल ई, ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ को घी बोलते हैं ना, घी संज्ञा, उसी तरह से कैपिटल ई, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ को उन्होंने नदी संज्ञा दी है। नदी का टेबल भी नदी संज्ञा वाला ही है। नदी ये है टर्मिनोलॉजी है, उसका नॉर्मल भाषा में यूज मत कीजिए, ठीक है। और आबंत, आबंत मतलब आकारांत, जैसे कि माला, सीता, उसके आगे भी तो माला नाम है ना, तो इस यहाँ पे भी न है। मतलब हम देखते हैं कि सारे टेबल, स्वरांत जितने भी टेबल है सभी के षष्ठी के बहुवचन में हमें नाम ही मिलेगा। देवा नाम, वना नाम, कवि नाम, मति नाम, वारी नाम, नदी नाम, हर जगह पे नाम है, क्योंकि हर जगह पे नुट आगम है, हर जगह पे षष्ठी बहुवचन में, ठीक है। तो ह्रस्व के बाद में इकारांत, और ह्रस्व दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत के बाद में और आकारांत के बाद में क्या होगा, आम प्रत्यय के पहले नुट आगम होगा। अब ये नुट आगम जो है ये पहले होता है। हम एक सूत्र जस्ट पढ़े थे यहाँ पे संधि प्रकरण में, आद्यंतव टकितव करके, वो सूत्र हमें कहता है कि अगर त है तो हमें पहले लगाना है, याद आता है, और क है तो बाद में लगाना है। हमने बहुत बार ये अप्लाई किया है। नुट है ना, तो नुट में ट है तो पहले लगाना है, किसके आगे लगाना है, आम के आगे लगाना है, क्योंकि उन्होंने बोला है आम प्रत्ययस्य नुटागम, तो आम को हमें क्या करना है, नुटागम लगाना है। तो आम के पहले क्या होगा, नुटागम ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे कवि वर्ड है, कवि वर्ड ह्रस्व में आता है, इस वजह से हम क्या करेंगे, नाम यानी कि नुटागम ऐड करेंगे, तो बनेगा न प्लस आम, नाम बन जाएगा। उसके लिए कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे तो ह्रस्व ई है, लेकिन दिखते वक्त यहाँ पे ई है, तो नाम तो हो गया। अभी ह्रस्व का दीर्घ करने के लिए एक सूत्र आया, नामी। बहुत ही आसान सूत्र है। षष्ठी के बहुवचन में जब आप नाम क्रिएट कर दे, तो आप क्या कीजिए, अंग से दीर्घ भवती, आप दीर्घ का अंग का दीर्घ कर दीजिए। इस वजह से देव का देवा, वारी का वारी, कवि का कवि, भानु का भानु, ऐसे दीर्घ बन जाते हैं षष्ठी के बहुवचन में। ये इस सूत्र से बनता है, नामी से। तो नामी सूत्र कहते हैं बाजू में नाम आ गया तो पहले वर्ड का जो ह्रस्व होगा उसको दीर्घ कीजिए, दीर्घ है तो कोई तकलीफ ही नहीं है फिर, ठीक है। तो दीर्घ कर दिया तो ई का ई बन गया और हमारा हो गया कवि नाम। ओके, भानु होगा तो भानु में भी सेम हो जाएगा, ह्रस्व उ है, उसका दीर्घ बनेगा और बन जाएगा भानु नाम, भानु नाम। ओके, तो ये इस तरह से हमने किया षष्ठी का बहुवचन। सप्तमी भी देख लेते हैं, मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट करते हैं और लास्ट में फिर आप डाउट पूछिए, ताकि हमें एक बार फिर वो कुछ शायद डाउट कुछ क्लियर भी हो जाए फ्लो में। तो षष्ठी बहुवचन हो गया, आते हैं सप्तमी एक वचन में। सप्तमी एक वचन क्या है, कवऊ, और भानु का है भानव। यहाँ पे भी देखिए सिमिलैरिटी दिख रही है, हम कवऊ और भानव। तो कवि के आगे गी प्रत्यय है, गी ओस सुख सप्तमी, तो गी ऐड किया, गी में बचा हुआ पार्ट है सिर्फ ई, लशक व तद्धिते से हमने ग का लोप कर दिया, बचा सिर्फ ई, यानी कि ये क्या हो गया, फिर से गीत हो गया। तो कवि ई ऐसे हो गया। अभी एक इम्पोर्टेंट सूत्र यहाँ पे लगा जो हमें दो दो काम करने के लिए कहता है।
देखिए कौन से दो काम है, एक तो हमें ई का अ करना पड़ेगा, ऊ होगा, भानु का ऊ होगा तो ऊ का भी अ करना पड़ेगा, और दूसरा ये जो ई है ना गी प्रत्यय का, उसका औ करना है। तो हमें एक ही सूत्र से दो दो काम करने हैं। क्या सूत्र है देखिए, एक सूत्र है लेकिन काम दो करने को कहता है। ई के बदले अ करने के लिए भी कहता है, भानु का टेबल होगा तो ऊ के बदले व करने को कहा, ऊ के बदले अ करने के लिए कहेगा, और ई का तो औ करना ही है। वो सूत्र है अच्छ घे। नीचे काशिका वृत्ति से पता चलेगा। सबसे पहले ये पाठ पढ़ते हैं, घे है अत, घी का अ कर दीजिए। घी यानी कि ह्रस्व इकार, तो ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार का क्या करना है हमें, अत, अत यानी कि ह्रस्व अ करना है। इस वजह से कवि का जो ई है इसका अ कर दिया, भानु का अगर ऊ होगा उसका भी हम अ कर देंगे। तो हमारे पास रह गया कव और भानो। कव और भान हमने क्या किया, घे अत ये कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ई के बदले औ करना है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है इत उत भ्याम। अगर इत है यानी कि ये ई है, और उत है, भानु के टेबल में ऊ आता है, उसके बाद में आप गे का क्या कर दीजिए, औत कर दीजिए। गे यानी कि ये गी जो है इसका हम औ कर देंगे। तो हमने ई का यानी कि इस गी का क्या किया, औ किया। दो दो काम है यहाँ पे। फिर से बताता हूँ एक बार, पहला काम हमें क्या करना है, ई का अ करना है, या फिर ऊ का अ करना है। भानु के टेबल में ऊ आता है, उसका भी अ करना है। इससे घेहे अत, घी का अत कीजिए। घी का अत यानी कि राइट साइड में दिया है, ई और ऊ होगा तो अ कर दीजिए। तो सबसे पहले हमने ये काम कर दिया। ओके, बाद में हमें क्या करना है, ई और ऊ के बाद में जो गी प्रत्यय है, उस गी प्रत्यय का औ करना है। यहाँ पे गी ई प्रत्यय है, इकारांत है, उसके आगे जो गी प्रत्यय है उसका औ कर दिया। भानु के टेबल में भी वही काम करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, कव और औ है। एकदम आसान है, हमने वृद्धि संधि पढ़ी है। अ के आगे जब औ आता है तो हम वृद्धि संधि करते हैं, और वृद्धि संधि के लिए हमारे पास सूत्र है वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि सूत्र अजंत अच संधि में है। तो अच संधि के वृद्धिरेचि सूत्र से हमने अ के आगे जब औ आता है तो आंसर में हमें औ ही मिलता है। इस वजह से कव प्लस औ, कवौ, भान प्लस औ, भानौ। इस तरह से दोनों टेबल सेम है देखिए। ओके, तो सप्तमी का एक वचन हो गया। सप्तमी का द्विवचन तो सेम है, इको यणचि सूत्र अप्लाई करना है, कवि प्लस ओहो, कव्योहो। यण संधि हम कर देंगे, तो यण संधि से हमारा बनेगा कव्योहो। ओके, और लास्ट में आते हैं सप्तमी बहुवचन। सप्तमी बहुवचन में हमें देखना है कविशु या भानुषु। तो कविशु, कवि सुप, सुप प्रत्यय है। सुप में हमें सिर्फ चाहिए सु, गस, सॉरी गी, ओस, सुप। हमें सुप में सिर्फ सु चाहिए। तो एंडिंग का ये जो प है, हलंत्यम से उसका लोप करते हैं। ये हमने देखा है, अयुण में न का लोप करना हलंत्यम से ही करते हैं। तो हमने प का लोप कर दिया, बचा सिर्फ सु। अभी सु का हमें शु करना पड़ेगा, क्योंकि कवि सु ऐसा नहीं है, कवि शु है। तो स का श करने के लिए जो रूल है, वो रूल है आदेश प्रत्ययो हो। वो सूत्र है आदेश प्रत्ययो हो। ये सूत्र क्या कहता है, इण कुभ्याम। इण यानी कि इण प्रत्याहार। इण प्रत्याहार में क्या आता है, अई उण में ई और उ आता है। अई उण का अ छोड़ दीजिए, अई उण, रुलरुख, एयौं, अयौच, हयवरट, लण, आपको वहां पे जाना है, उस लण तक जाना है। ये न है ना, दूसरा वाला न, अयुण वाला ण नहीं है, लण वाला ण है। इस वजह से हम क्या करेंगे, लण वाले ण तक जाएंगे। तो इसमें क्या आएंगे, अ छोड़ के बाकी सब आइन जाएंगे। युण, रुलरुक, एयों, अयौच, हयवरट, लण। और कु, कु यानी कि क वर्ग, क ख, सॉरी क ख ग घ ग। इसके आगे अगर अपदान्तस्य आदेश प्रत्ययस्य, अगर कोई आदेश होगा, कोई प्रत्यय होगा और वो वर्ड के बीच में होगा, तो हम क्या करेंगे, स को मूर्धन्य आदेश यानी कि श करेंगे। यानी कि इण प्रत्याहार का वर्ग है, क वर्ग है, तो उसके आगे जो स आता है उस
का शु हो गया और हमें मिला शु। दोनों को ज्वाइन करेंगे, कवि शु, भानु शु, भानुषु, मतीशु मतीशु। ये इस तरह से हमने क्या करना है, सिर्फ स का श करना है। किसके आगे स का श होता है, इण। इण यानी के अयुण, रुद्रुक, एयं, अयव, क्षय वरट, लण और क वर्ग और साथ साथ में प वर्ग भी है इसके लिए। ठीक है, सॉरी क वर्ग है तो उसके लिए पीछे जो स है उसका हम श कर देंगे, तो हमें सु का शु मिल गया, कविशु। हो गया हमारा सारा प्रथमा से सप्तमी। अभी सिर्फ एक चेंज देखना है, वो है संबोधन का एक वचन, क्योंकि संबोधन के एक वचन में ही फर्क है। द्विवचन और बहुवचन तो एज इट इज सेम है, सिर्फ हे पहले लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो संबोधन का एक सूत्र देखते हैं ताकि हमारा आज ये पूरा हो जाए। ठीक है, तो संबोधन के एक वचन में क्या है, हे कवे। हे इस वर्ड को तो यूज करने की परंपरा है, आप हे का इस्तेमाल कीजिए, भोहो कवे, अई कवे, रे कवे, अब किसी भी वर्ड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जनरली टेबल में हे का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो वो तो एक्स्ट्रा बात। हमें मेन क्या करना है, कवि का कवे करना है। तो उसी तरह से भानु का क्या होगा, भानो होगा। अब एक लॉजिक हमारा डेवलप हुआ है कि गुण करना है हमें। अगर ई का गुण करेंगे तो ए बन जाएगा, तो कवि का क्या बन जाएगा, कवे बन गया, हो गया संबोधन। उ का गुण करेंगे तो ओ हो जाएगा, तो भानु का क्या बन जाएगा, भानु। तो बस वही करते हैं। संबोधने च, इस सूत्र से हमने प्रथमा एक वचन का सुप्रत्यय लगाया। ये जो सुप्रत्यय है प्रथमा विभक्ति में भी लगता है और साथ में संबोधन विभक्ति में भी लगता है। इस वजह से संबोधने च, इस सूत्र से हमने प्रथमा विभक्ति का ही एक वचन का सुप्रत्यय लगाया। फिर से वो प्रक्रिया हमने उपदेश अच अनुनासिक इत से हमने सु का उ निकाल के सिर्फ स हलंत रह गया। अभी मेन हमारा सूत्र आता है रस्वस्य गुण। हाँ, रस्वस्य गुण कहता है कि अगर आपको संबोधन करना है तो आप संबोधन में क्या कीजिए, ये जो रस्व है उसका गुण कर दीजिए, यानी कि ई का ए कर दीजिए और उ का ओ कर दीजिए। इस वजह से कवि का कवे होता है, भानु का भानो होता है, क्योंकि हमें गुण करना है। ये लॉजिक इतना अच्छा है। और हमने संधि प्रकरण भी सीखा है, तो गुण वृद्धि हमें पता है, तो हम आसानी से वो समझ सकते हैं। तो कवि का कवे हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सिर्फ स का लोप करना है, क्योंकि स रहेगा तो विसर्ग बन जाएगा ना। हमें विसर्ग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कवे चाहिए। तो उसके लिए सूत्र है इंग ह्रस्वात् संबुद्धे। संबुद्धि यानी कि संबोधन। अगर संबोधन